कल एक ऐसी खबर आई साइबर क्राइम के बारे में जिसने बिल्कुल एक सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमारे देश में साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसके पीछे एक कारण ये भी है कि हम में लीगल अवेयरनेस बहुत कम है। मैंने एक खबर सुनी जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर गया और उसके 23 करोड़ रुपए जो है वो साइफन्ड ऑफ कर लिए साइबर क्रिमिनल्स ने। वो ऐसे हुआ कि कुछ दिन पहले उसके पास एक फ़ोन आया और उसको ये कहा गया कि आपका नाम जो है वो पुलवामा अटैक में इंक्वायरी में निकल कर आया है और हम आपको जो है आपकी इंक्वायरी कर रहे हैं और आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। अब एक सोचिए एक आर्मी का ऑफिसर जो कि मिनिमम जो है वो इतना तो पढ़ा लिखा होता है कि उसको ये जानकारी हो कि कभी भी पुलिस जो है इस तरीके से फ़ोन करके और ख़ासकर कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ पूरे सीआरपीसी में और आईपीसी में और नया बीएनएस और बीएनएसएस में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसमें ये प्रावधान है कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट कर सकती है। ये होता ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये कानून में है ही नहीं और अगर कोई इसकी बात कर रहा है तो बिल्कुल गैर कानूनी है। 23 करोड़ रुपए थोड़े दिन तक उसको जो है ये फ़ोन करते रहे और बताते रहे कि भाई तुम्हारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तुमको घर से बाहर नहीं निकलना है, तुम पैसे इस खाते में ट्रांसफ़र करो, उस खाते में ट्रांसफ़र करो और उससे जो है ये पैसा लूट लिया जाता है। अब सवाल ये है कि हमारे देश में साइबर क्राइम ऐसे पैर फैला रहा है और उसका सीधा अटैक जो है वो कम पढ़े-लिखे लोगों को जिनको कि बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज नहीं होती है प्रक्रिया के बारे में, कानून के बारे में और पुलिस वगैरह के बारे में उनको अवेयरनेस नहीं होती है, जिसकी वजह से वो इस तरीके के फ्रॉड के चंगुल में आ जाते हैं। दूसरा तरीका इनका ये भी होता है कि ये आपको डराते हैं कि भई हम फलाँ बैंक से फ़ोन कर रहे हैं और आपका जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। आपको एक मैसेज भेज रहे हैं, उस मैसेज में एक लिंक है उसको क्लिक कर कीजिए और आप जो है अपना आधार नंबर डाल के उसको वेरीफ़ाई कीजिएगा तो अकाउंट चालू हो जाएगा। कई लोगों को पता चलता है कि शायद बैंक जो है हमें फ़ोन करके कॉल कर रही है और ये कह रही है कि हाँ भाई, आपका अकाउंट बंद हो गया है। हम बैंक वालों से तो पूछेंगे नहीं, हम उस लिंक को जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारा पूरा डेटा जो हमारे बैंकिंग सिस्टम का डेटा है, हमारे फ़ोन का डेटा है, वो पूरा क्लोन जो है वो तैयार हो जाता है। और वो व्यक्ति आपके अकाउंट को, आपके फ़ोन को अपने तरीके से मैनिपुलेट करके आपका अकाउंट खाली कर देता है। अब इसमें सबसे जो जानने वाली बात ये है कि साइबर क्राइम में बैंक वाले मामले में बैंक कभी भी फ़ोन नहीं करती। किसी भी कस्टमर को बैंक फ़ोन करके ना तो ओटीपी के डिटेल्स माँगती है, ना तो ये कहती है कि जी आपका बैंक ब्लॉक हो गया है, कभी नहीं आता। और अगर आपको लगता भी है कि आपके बैंक से कि कोई फ़ोन कर रहा है या फिर कोई संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, आप कुछ मत शेयर कीजिए। किसी लिंक पे क्लिक करने का तो मतलब ही नहीं है। आप सीधे बैंक जाइए, आप बैंक जाके आप पता कीजिए अगर ऐसा कोई हुआ है तो। अरे भाई अगर एक दिन आप नहीं बैंक जाएँगे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप जो है और अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो आपके ट्रांज़ैक्शंस भी रुक जाएँगे। वो भी आप नहीं चेक कर सकते। आप फटाफट आनन-फानन में आप मोबाइल फ़ोन खोलते हैं और उस लिंक को क्लिक करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो है वो आपका कांड हो जाता है। तीसरा साइबर फ्रॉड जो है वो ये ऑनलाइन ये इसमें बहुत पढ़े-लिखे लोग भी फँस जाते हैं और बहुत ख़ासकर जो लोग शॉपिंग वग़ैरह करते हैं, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वेबसाइट पे जाके जो है शॉपिंग करते हैं। अब देखो करते क्या हैं कि अगर सपोज़िंगली आप एक
कोई वेबसाइट है amazon.com या फिर myntra.com या फिर कोई भी, आप टाइप करते हैं। अब साइबर फ्रॉड क्या करते हैं कि उससे मिलता-जुलता इंटरफ़ेस वाला जो वेबसाइट होता है, वो बना लेते हैं। आप जैसे आपने किया, आप खासकर गूगल से एंटर करते हैं या फिर myntra.com करते हैं। ये गूगल के जो को डेटा को मैनिपुलेट करके ऊपर शो करने लगता है। आप आनन-फानन में आप क्लिक करते हैं, आपको लगता है कि अरे ये तो मिंत्रा का ही वेबसाइट है, लेकिन दरअसल वो मिंत्रा या फिर उस पर्टिकुलर उसका होता नहीं है, वो किसी और का होता है और आप जो है क्लिक करते हैं, उसमें आप सेलेक्ट करते हैं, अपने बैंक की डिटेल्स डालते हैं, वो ओटीपी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन कर देते हैं, लेकिन वो वेबसाइट वो होता ही नहीं है। वो वेबसाइट स्कैमर्स ने क्लोन करके जो है वो इंटरफ़ेस क्रिएट किया हुआ होता है। ये आपको देखना पड़ेगा। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे? चेक इस तरीके से करेंगे कि हम जब भी वेबसाइट को करते हैं, तो हम देखेंगे कि डॉट कॉम से जो खुल रहा है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो डॉट कॉम से ना खुल के उनमें एचटीटीपी के गलत वो होते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, वहाँ पे आप यूआरएल चेक करें, उसमें कुछ और डिटेल आ रही होती है। तो इससे जो है ये 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 एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बात जो है जानने को मिलता है कि आप इस तरीके से जो है साइबर क्राइम के केसेस से बच सकते हैं। एक और तरीका अब मैं बताऊँ जिसमें कि मैं उस क्लाइंट का केस देख रहा था, मैं खासकर बेल अपोज़ कर रहा था। ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम पे जाके आप सामान बेचते और खरीदते हैं। अभी जैसे ओएलएक्स वो उसपे होता है ओएलएस या फिर ऐसा ही कुछ वेबसाइट का नाम होता है, जहाँ पे कि आप जाके अपना सामान का तुरंत आपको जो है आ जाता है कि भैया आपने सोफ़ा की डिटेल डाली है, हम खरीदना चाहते हैं। आप जितना प्राइस बोलोगे उतना प्राइस से मिलता-जुलता प्राइस बता देंगे वो, चाहे उससे ज़्यादा ही आपको ऑफ़र कर देंगे। आप उनको जो है बोलोगे कि ठीक है भैया मैं हम आप वो फिर उसके बाद आपको एक स्कैनर भेजेंगे। कहेंगे इस स्कैनर पे जो है आएगा आप इस पे जो है पेमेंट पहले कुछ करके देखिए फिर उसके बाद उसी पे मैं कर दूँगा। आपको लगता है कि ये तो सही में सेलर है लेकिन वो तो स्कैमर बैठा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पे जो है साइबर क्राइम जो है वो ऑपरेट करते हैं। एक नया तरीका और मैं बताऊँ कि एक और तरीका है इनका साइबर क्राइम करने का। बेसिकली जहाँ पे भी आप ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे भी आप बैंकिंग सिस्टम को नेट के थ्रू ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे ये जो है अपना शिकंजा कस लेते हैं। और ये वो उन सारे जगहों पे जो है वो लगे हुए हैं। यहाँ तक कि अब रेलवे टिकटिंग में भी ये आ गए हैं, उसकी वेबसाइट को भी जो है हैक करके कर लेते हैं। और एक और जो साइबर क्राइम के जो लोग फँसते हैं वो न्यूड वीडियो कॉल करके फिर ब्लैकमेल करके आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके अब निकल चुके हैं, जिससे कि साइबर फ्रॉड्स जो हैं वो हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि इससे बचाव क्या है? बचाव के लिए कुछ मोटे-मोटी चीज़ें आप जान लीजिए। सबसे पहले कि बैंक जो है कभी भी आपको कॉल करके ओटीपी नहीं माँगती है। दूसरा, कोई डिजिटल अरेस्ट और साइबर अरेस्ट और इस तरीके की जो है धोखाधड़ी के चक्कर में मत फँसिए। कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की जैसी चीज़ नहीं होती है। ये सब बकवास है। तीसरा कि कस्टम में सामान पकड़ा गया है और आपका ये भी झूठ है, ये भी फ्रॉड है। कोई कस्टम वाला आपको फ़ोन करके नहीं बोलता आपका सामान पकड़ा गया है और आप जो है पैसे भेजिए। चौथा, जो आप ओएलएक्स पे और इन सब चीज़ों पे जब सामान बेचने की कोशिश करते हो और उधर से स्कैमर फ़ोन करते हैं, वो एक ज़रिया है। आपको जो है अगर सामान बेचना, खरीदना है, आप पहले इंक्वायरी कर लीजिए, भई आप कौन से आप अब मेरे को किसी को जो है ना तो किसी स्कैनर को
आपको स्कैन करना है ना तो स्कैन करके चौथा, जब भी आप इस तरीके के मामले में जैसे या तो किसी दुकान पे जाते हैं, आप फटाक से फ़ोन निकालते हैं, वो स्कैनर देता है, स्कैनर करके आप जो है फ़ोन मुझे लगता है कि आपको इसमें बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा-सा बदलाव करना चाहिए। आपका जो यूपीआई का जो बैंकिंग है और जो आपका मेन बैंकिंग है, इन दोनों को अलग करना पड़ेगा क्योंकि यूपीआई फ्रॉड किस तरीके से हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इतने जगहों पे शॉपिंग करते हैं, इतने जगहों पे अपनी आईडीज़ देते हैं और आपसे ज आपका जो है वो हो सकता है। तो इसलिए ये एडवाइसेबल है कि आप अपना यूपीआई का सिस्टम अलग रखें, अपना मेन बैंकिंग का सिस्टम अलग रखें। जिससे कि जो है आपको इसमें बचने का एक उम्मीद हो सकता है कि आप उसमें कम पैसे रखेंगे तो कम कटेंगे, तो उसमें बचने की जो है उम्मीद हो सकती है। दूसरा कि ये जो जैसे ही अगर आपको लगता है कि आपके पैसे कट गए और आपको लगता है कि संभावित साइबर फ्रॉड हुआ है, इमीडिएटली अपने टोल फ्री नंबर जो बैंक का है उसको बोलें कि भैया मेरा कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दो। मेरे अकाउंट्स की डिटेल मेरा कार्ड ब्लॉक कर दो। मुझे लग रहा है कि साइबर फ्रॉड हो रहा है। दूसरा, आप जो साइबर फ्रॉड का जो नंबर है, जो यूनिवर्सल नंबर है, जो एमएचए का है, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए और अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाइए। सारी जानकारी आप सच सही-सही दीजिए और वहाँ कार्रवाई होती है। इसके बावजूद भी आप इमीडिएटली जो है नज़दीकी साइबर क्राइम जो थाना होता है, साइबर ब्रांच का, वहाँ पे विज़िट कीजिए और रिटन कंप्लेंट लिखिए। और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होता है तो अपने वकील से संपर्क करके 156(3) जो है, जो कोर्ट में दरखास्त लगाते हैं वो लगाइए ताकि आपकी एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर हो। इस प्रक्रिया में आप जितनी जल्दीबाजी दिखाएँगे, वो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। जितना आप डिले करेंगे, आपका पैसे मिलने का चांसेस उतना कम होगा। आरबीआई की भी गाइडलाइन है कि अगर आप 24 घंटे में रिपोर्ट करते हैं, तो आपका पैसा वापस हो जाता है। तो इस तरीके से आपको अवेयरनेस भी होना है, आपको सावधानी भी बरतनी है और अगर आप इनके कभी जो है शिकार हो भी गए, तो इमीडिएटली जो है पुलिस में रिपोर्ट करना है। मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है, मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए और अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9911483629 और मेरा ईमेल आईडी है rishikesh.law@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही और अगली बार, अगली वीडियो में कुछ और नई और जानकारी जो है आपके साथ हम साझा करेंगे और यूट्यूब पे आप जो है आप मेरे से सवाल भी पूछ सकते हैं और कोई आपकी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका फिर जो है जवाब दूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।